हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सैंक्टिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में जितने भी ऑडिट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऑडिट होंगे, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी ऑडिट होना, हमारे जितने भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनकी ऑडिट करना, या वो सारे कंपनीज जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक 50% से ज़्यादा होता है, कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ भी जो बहुत बड़े कैपेक्स के साथ, यानी बहुत जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को प्लस गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट की सारी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, इनको ऑडिट करने की जिम्मेदारी जिस ऑर्गेनाइजेशन पर होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास CAG, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भाई इतना सारा काम, इतने बड़े स्केल पर काम करना है, तो डेफिनेटली उस पर्सन के, उस पोस्ट के पास अथॉरिटीज़, पावर, प्रिविलेजेस तो होनी ही चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे जो CAG होते हैं, ये अपनी पावर को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 148 से लेकर 151 इज़ ऑल अबाउट CAG ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ CAG ऑब्वियस है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर अपॉइंटमेंट जो भी करेंगे वो हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं। तो CAG को भी अपॉइंट करने वाले कौन? भारत के महामहिम राष्ट्रपति। तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत पुरानी पोस्ट है। अगर हम पीछे चलें इतिहास में, तो 1860 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसीट को ऑडिट करने के लिए पहली बार CAG को अपॉइंट किया गया था, आज़ादी से पहले। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें, 1947 में इंडिया को मिले अपने पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट वाज V नरहरि राव। प्रेजेंटली हमारे पास जो CAG हैं वो हमारे 14th CAG हैं, जिनका नाम है मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है, बिकॉज बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना था इन 2019, और जम्मू एंड कश्मीर का डिवीजन हुआ। जम्मू कश्मीर अर्लियर वाज अ स्टेट, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, वन वाज जम्मू एंड कश्मीर, द अदर वाज लद्दाख। अभी तक ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं। बहुत लोगों की डिमांड रही है कि जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का है, उसको स्टेट डिक्लेयर किया जाए, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो राइट नाउ अभी जम्मू एंड कश्मीर के भी इलेक्शंस आ रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरीज राइट नाउ आर दोज विच हैज़ देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम एज एन इंडिया की एज एन होल बात करें, तो इंडिया के हर स्टेट के पास तो लेजिस्लेटिव असेंबली होना मैंडेटरी है एज पर लॉ। हर राज्य का अपना एक विधानसभा होती है, हर सबके अपने अपने एक विधानसभा होती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो सबकी होनी होनी है। यूनियन टेरिटरीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे पास अभी तक 2 यूनियन टेरिटरीज़ के पास थी पहले से, वन वाज दिल्ली, द अदर वाज पुडुचेरी। क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको बाइफरकेट कर दिया गया, और साथ में स्टेटहुड उसका चला गया, और 2 यूनियन टेरिटरी में वो बन गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो जो जम्मू कश्मीर है उसके पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो हमारे पास कुल इस तरीके से, पहले तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद बोलते हैं। तो जैसे सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा इज लोअर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस। सिमिलरली स्टेट में विधानसभा एंड विधान परिषद होती है। विधानसभा का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती है बिल्कुल राज्यसभा की तरह, और लोकसभा की तरह काम करेगा विधानसभा। सो इंडिया में
अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वी हैव 6 स्टेट्स जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, वो तो मैंडेटरी है, हर स्टेट में होगी। 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। दो 6 स्टेट्स आर बेसिकली ईदर द लार्ज वंस या नहीं तो कुछ ऐसे स्टेट्स जो नए कार्व आउट हुए जहाँ पर हमको एक पेस ऑफ डेवलपमेंट को बढ़ाना था। तो ऐसे 6 स्टेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं जहाँ पर हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। दैट इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। दीज आर 6 स्टेट्स जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड 28 स्टेट्स में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है ही है। और 3 यूनियन टेरिटरीज जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट इंक्लूड्स दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो वही जम्मू एंड कश्मीर जब बाइफरकेट हुआ, जब वो स्टेट हुड था उसके पास, तो एक जम्मू कश्मीर बना, दूसरा लद्दाख बना। तो इस लद्दाख के ही पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको गवर्न करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने ऑफ लद्दाख वाज गिरीश चंद्र मुर्मू। यही गिरीश चंद्र मुर्मू राइट नाउ इज द 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूं तो प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज मनोज सिन्हा। ओके, और सीएजी की पोस्ट और सीएजी के काम पर अगर हम आएँ तो सीएजी इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। सो इनके पास बहुत पार तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन से पार ड्रॉ कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इनके जो भी रिपोर्ट्स होते हैं सीएजी ऑडिट करता है। जब वो ऑडिट कंप्लीट होती है तो वो रिपोर्ट टेबल की जाती है इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में वो टेबल करने के बाद इवन पार्लियामेंट के जो पीएससी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बनती है, या जितने भी स्टैंडिंग कमिटीज़ बनेंगी या जितने भी जो पावरफुल कमिटीज़ पार्लियामेंट बनाने का राइट रखता है, हर जगह पर ये रिपोर्ट ले जाई जा सकती है। तो कई बार हमारे देश में अगर कोई स्कैम्स होते हैं, घोटाले वगैरह होते हैं जैसे, तो उनको उजागर करने में, उनको पब्लिक तक लाने में, पब्लिक डोमेन तक उसको पहुंचाने में सीएजी का बहुत बड़ा रोल है। सीएजी उन रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सौंपता है, वहाँ से वो रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है। सीएजी के पास कोई इन्वेस्टिगेटिव राइट नहीं है। सीएजी कांट इन्वेस्टिगेट द मैटर्स, बट पब्लिक डोमेन तक वो लाने का पार रखती है। तो इंडिया में जितने बड़े स्कैम्स आपने आज से 10 साल पहले सुने थे, जैसे कोल स्कैम, 2G स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, फॉडर स्कैम, देयर आर नंबर ऑफ स्कैम्स, वो सभी को उजागर करने में सीएजी का बहुत बड़ा रोल रहा। तो सीएजी के पास अथॉरिटीज़ भी इस वजह से बहुत ज़्यादा रहती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो सीएजी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते हैं 9th A पोजीशन पर। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब कौन किसको प्रिसीड करता है, कौन किसके पीछे है। तो जैसे देश में सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर हम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारा कस्टम होता है उसके बेसिस पर, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ये एक सीक्वेंस चलता है। उसी वैल्यू में 9th A पर आते हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसी 9th A लेवल पर यू विल हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहीं पर मिलेंगे आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी। तो तीनों ही 9th A पर होते हैं। और 9th पोजीशन पर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो आप कह सकते हो कि सीएजी इक्वल राइट्स एंजॉय करता है टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी थी रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल अगर हम बात करें तो 148 to 151 में आते हैं। और एक खास बात और जो आप याद रखेंगे वो है इनका टर्म या टेन्योर। तो इनका टेन्योर होता है 6 years का, और नहीं तो 65 years ऑफ एज, इनमें से जो पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। अगर 65 years पूरे हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, 6 years सर्विस कंप्लीट हो गई तो रिटायर हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमें जाननी थी सीएजी के बारे में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे फिर बहुत जल्द आपके साथ कुछ नई वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।